तो आज की टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में। बच्चों देखिए, मौर्य वंश 322 में आया था और यह डायनेस्टी 185 बीसी तक था। इस डायनेस्टी का संस्थापक अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। इसके जाति पर बड़ा विवाद है। किस जाति का था ये बताना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, चाणक्य ने इसकी मदद किया था, या यूं कह सकते हैं चाणक्य ने इसमें होनहार के लक्षण पाए, इसको किंग बनाए और चाणक्य स्वयं इसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में शासन किया था। ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। ग्रीक भाषा में इसको सेंड्रोकोटस अथवा एंड्रोकोटस कहा गया है। यह इसको ग्रीक भाषा में कहा गया है। चाणक्य इसका प्राइम मिनिस्टर था। इनको कौटिल्य भी कहा गया है। इनका वास्तविक नाम बच्चों विष्णुगुप्त शर्मा था। ये इनका रियल नेम था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त शर्मा, यह महामत्य के रूप में, महामत्य का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताएं कि महामंत्री के रूप में इन्होंने शासन किया था। इसको किंग बनाया, स्वयं महामंत्री थे। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि यह चाणक्य जो थे तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। इनके पिता चणक थे। ये पुअर ब्राह्मण थे, दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन विद्वान थे। अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए चाणक्य पाटलिपुत्र आ गए। पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यंक वंश के उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हर्यंक वंश के राजा उदयन ने किया था। तो पाटलिपुत्र आ गए, दरिद्रता दूर करने के लिए धनानंद के दरबार में गए, मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद धनानंद जब दरबार में प्रवेश किया, एक भद्दे कुरूप चाणक्य को मुख्य पृष्ठ के सिंहासन पर देखकर क्रुद्ध हो गया। इनकी शिखा पकड़वा के उतरवा दिया। भरी दरबार में इनको इंसल्ट किया, अपमानित किया। उसी समय इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वह नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। जब तक नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे तब तक शिखा नहीं बांधेंगे। अब डिसाइड कर लिया, लेकिन ये स्वयं राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि किसी और के थ्रू शासन करना चाहते थे। एक दिन किसी गांव से जा रहे थे। बच्चों की नाटक मंडली नाटक प्ले कर रही थी। उसमें चंद्रगुप्त राजा का पाठ कर रहा था। ये खड़े होकर नाटक देखने लगे। इनका रोल, चंद्रगुप्त का रोल इनको बड़ा पसंद आया। नाटक समाप्त होने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के पिता के पास गए और उसको कुछ पैसे देकर इनको खरीद लिया, अपने पास रखा।
शिक्षा दीक्षा, घुड़सवारी, तीरंदाजी। देन उसके बाद जब ये दोनों ये मैच्योर हो गया तो एक विशाल सेना भर्ती किया और डायरेक्ट कैपिटल पर अटैक कर दिया। हार गए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, परंतु दोनों हार गए। भेष बदलकर अपनी हार का भेद लेने के लिए किसी गांव से जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत रोटी पका के छोटे बच्चे को रोटी दे रही थी। बच्चा रोटी को बीच बीच में से काट कर खा रहा था और वह शिकायत कर रहा था अपनी बूढ़ी माँ से कि उसका मुख जल रहा है। ये दोनों खड़े हो गए कि देखें ये बूढ़ी औरत क्या जवाब देती है। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारी योजना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समान है। जैसे दोनों ने नंद वंश का विनाश करने की बात तो सोचा, लेकिन दोनों ने क्या किया, डायरेक्ट कैपिटल पर हमला कर दिया। रिजल्ट क्या निकला, हार गए। तुम भी डायरेक्ट सेंटर पर हमला कर रहे हो तो मुख तो जलेगा, रोटी को बगल से काट कर खाओ, मुंह नहीं जलेगा। समझ में आ गया। फिर से विशाल सेना भर्ती किया। अब की बार इन्होंने प्रांतों को जीता, एक एक करके सभी प्रांत को जीत लिया और अंत में धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करवाया। तो पहला किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जाति का बड़ा विवाद है, लेकिन आपको बताएं कि चाणक्य ने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, आप शायद पढ़े हों, जानते भी हों, अर्थशास्त्र। यह किताब बच्चों राजनीतिक सिद्धांत पर है। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर नहीं है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और स्वयं प्राइम मिनिस्टर के रूप में शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखें, पहला राष्ट्रीय शासक था, फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया। ही कंट्रोल्ड होल इंडिया अंडर अ सेंट्रलाइज्ड पावर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था बच्चों। इसने 6 लाख की एक विशाल सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, अपना किंगडम बनाया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किंगडम को 5 प्रांतों में डिवाइड किया था। कंट्रोल्ड होल इंडिया अंडर अ सेंट्रलाइज्ड पावर। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का विकेंद्रीयकरण किया, सत्ता का केंद्रीयकरण किया था। 5 प्रांत में किंगडम को डिवाइड किया। प्रांतों को गवर्नर के अंडर में रखा, जिन्हें आमत्य कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन गवर्नर को दिया, लेकिन वे प्रांत के गवर्नर किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था। पावर का सेंट्रलाइजेशन, प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का केंद्रीयकरण, प्रशासन का विकेंद्रीयकरण। ऐसा प्रश्न पूछें तो पहली बार सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको बताएं, चंद्रगुप्त की कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें स्थापित किया था। इन परिषदों का काम नगर पालिका जैसा था। These councils worked like municipal corporation. Chandragupta Maurya founded 6 councils consisting 5 members in each council. These councils were responsible to Mauryan king Chandragupta Maurya. Function of these councils were just like municipal corporation. तो 5 सदस्यों की 6 परिषदें बनाई। ये परिषदें पाटलिपुत्र में थीं। इन परिषदों का काम आज की नगर पालिकाओं जैसा था। ये परिषदें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति उत्तरदायी थी। इनका काम था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, शिक्षा स्वास्थ्य सफाई की देखभाल करना,
विदेशियों के ठहराने की व्यवस्था करना, कारखानों की देखभाल करना। सो क्वेश्चन कम्स कि हु फाउंडेड 6 काउंसिल्स कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स इन ईच काउंसिल एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 5-5 सदस्यों की 6 परिषदें किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बच्चों एक बात और है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य अवंती राष्ट्र का गवर्नर था। अवंती राष्ट्र के अंडर में गुजरात आता था, महाराष्ट्र आता था। अवंती राष्ट्र या अवंती आज की डेट में उज्जैन को कहते हैं। पश्चिम भारत अवंती राष्ट्र के अंडर में आता था। अवंती राष्ट्र की कैपिटल सौराष्ट्र थी, जिसका उस समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र के यानी गुजरात के काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इंडिया में सिंचाई के लिए बनी पहली झील थी ये। अक्सर इस पर प्रश्न पुटअप किया जाता है। सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक भी कह सकते हैं, या इसको सुदर्शन बांध भी कह सकते हैं। सिंचाई के लिए काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। बच्चों यह पुष्यगुप्त वैश्य यह अवंती राष्ट्र का गवर्नर था उस समय। उस समय अवंती राष्ट्र, आज की डेट में यह मध्य प्रदेश में है, उज्जैन को कहते हैं। सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अवंती राष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस झील की मरम्मत किसने कराई? अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो मरम्मत अशोक ने कराया था। चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन अशोक ने झील की मरम्मत करवाई। और जब यह झील टूट गई, इसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण फिर से किसने बनवाया? तो रुद्रदमन फर्स्ट। यह रुद्रदमन प्रथम शक शासक था। गुजरात में शक वंश का शासक, इसी ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिनोवेटेड। तो अगर ऐसा कि क्वेश्चन पुटअप किया जाए, सुदर्शन झील टूट गई तो फिर से किसने बनवाया? रुद्रदमन फर्स्ट ने। इस झील के पुनर्निर्माण का जिक्र रुद्रदमन फर्स्ट के जूनागढ़ लेख पर लिखा गया है। जूनागढ़ लेख गुजरात में है। रुद्रदमन फर्स्ट ने बनवाया था। रुद्रदमन फर्स्ट ने जूनागढ़ लेख लिखवाया, संस्कृत भाषा में है, जिस पर जूनागढ़ में इस झील का भी जिक्र है। तो बच्चों यह झील बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में सिंचाई के लिए बनी सबसे प्रथम झील थी ये। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर, अवंती राष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। पूछा जाता है कई दफा। और 5-5 सदस्यों की 6 परिषदें पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने बनाया, जिसका मेन काम शासन प्रशासन की देखभाल करना, कल कारखानों की देखभाल करना, जनगणना करना, मृत्यु दर को भी काउंट करना, ये सारा काम था। आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य 305 बीसी में सीजीएम, चंद्रगुप्त मौर्य को शॉर्ट में सीजीएम कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर यह सीरिया का यूनानी राजा था।
सेल्यूकस नेक्टर सीरिया का ग्रीक किंग था बच्चों, यूनानी राजा था। इसका बॉर्डर सिजियम के बॉर्डर से टकराया। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और आपको बताएं, सिजियम सेल्यूकस को हराने के बाद इसकी पुत्री हेलेना से शादी किया था। हेलेना, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से सिजियम ने शादी किया था। फर्स्ट इंडियन किंग सिजियम विदेशी राजा को हराया और उसकी पुत्री हेलेना से शादी किया। इसको कार्नेलिया भी कहते हैं। सिजियम चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट इंडियन किंग, डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, मैरिड with Helena, daughter of Seleucus Nicator. This was the first matrimonial relation with foreign power. इस उपलक्ष्य में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सिजियम के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर sent a Greek messenger, Greek ambassador मेगास्थनीज in the court of सिजियम। तो सिजियम के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत आया था। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह ग्रीक एम्बेसडर था। मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत सिजियम के दरबार में आया था। और बच्चों, इसने किताब भी लिखा है, इंडिका। यह किताब लिखा है ग्रीक भाषा में। इसने यह किताब भी लिखा है। इसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह भी कहा है कि भारत में 7 जातियां थी। 7 कास्ट्स इन इंडियन सोसाइटी, नो स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब इसको इंडियन सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं था। जिसको जिस काम में देखा उसको एक कास्ट बता दिया। तो सिजियम के दरबार में मेगास्थनीज नाम का यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसने इंडिका नामक किताब लिखा था, भारत की सोसाइटी पर है। फर्स्ट फॉरेनर मैसेंजर है ये बच्चे। और हेलेन इसकी पुत्री सिजियम की डॉटर, सिजियम की वाइफ बनी। सिजियम ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। अर्थात इसके पास एलिफेंट्स नहीं थे, इसलिए यह सिजियम से हार गया। भविष्य में किसी और से ना हारे, इसके लिए सिजियम ने 500 वार एलिफेंट्स, 500 जंगी हाथी इसको दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने कुछ क्षेत्र दहेज के रूप में सिजियम को दिया था। अराकोशिया वाला एरिया यह दहेज में मिला था। तो इस तरह से पहला विदेशी राजा जिसको सिजियम ने हराया, पहला विदेशी राजदूत जो सिजियम के दरबार में आया। बच्चों, एक बात यहां और बताते हैं आपको जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सिजियम अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी हो गया था। प्रारंभ में वह हिंदू धर्म को मानता रहा, लेकिन आखिरी समय में जैनी हो गया था। चंद्रगुप्त के समय में उत्तर भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल से छुटकारा पाने के लिए जैन विद्वान भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चलें और वहां चंद्रश्री पहाड़ पर तपस्या करें तो उत्तर भारत का यह अकाल खत्म हो जाएगा। जैन विद्वान भद्रबाहु की बात में आ गए। जैन विद्वान भद्रबाहु की बातों में आ गए और बच्चे दक्षिण में चले गए। चंद्रश्री पर्वत पर कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में चंद्रश्री पर्वत पर इन्होंने बिना खाए पिए भूखे रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिन के बाद 298 बीसी में
सीजीएम को मोक्ष मिल गया, सीजीएम को मोक्ष मिल गया। और इधर उत्तर भारत में जो 12 वर्ष का अकाल था वो भी खत्म हो गया। उत्तर भारत में बिंदुसार, जिसको प्रशासक बना के गए थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वह गद्दी पर बैठा। जब दक्षिण के भद्रबाहु उत्तर भारत में अपने अनुयायियों के साथ लौटकर वापस आए, तो जो उत्तर में जैनी रह गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उन्होंने भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को रिमार्क किया, टॉन्ट किया, ताना मारा कि जब तो अकाल पड़ा तो भाग गए, अकाल खत्म हो गया, मुख उठा के फिर चले आए। इस बात से भद्रबाहु बुरा मान गए, अपने फॉलोअर के साथ परमानेंट कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए, वहीं रहने लगे। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा जैनी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, बताए थे आपको, श्वेतांबर, दिगंबर। उत्तर में जो रह गए श्वेतांबर कहलाए, जिनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। जो दक्षिण में चले गए, जिनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया, उनको दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर दिगंबर में एक ही अंतर है, श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं, दिगंबर नंगे रहते हैं। तो बच्चे इस तरह से यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य को मोक्ष कहां मिला? मोक्ष का मतलब जानते हैं आप, साल्वेशन। सीजीएम को मोक्ष की प्राप्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मिला था। श्रवणबेलगोला बहुत बार पूछा गया, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंदश्री पर्वत पर, चंदश्री हिल पर, चंदश्री पर्वत पर सीजीएम को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अंतिम समय में सीजीएम जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन विद्वान भद्रबाहु के साथ दक्षिण के श्रवणबेलगोला में गए, जहां इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बच्चों। तो इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम राष्ट्रीय किंग, चाणक्य इनका प्राइम मिनिस्टर था बच्चों। और आपको बताएं, जी तो बच्चों आई थिंक आप समझ गए होंगे ये बात, ठीक है। वॉइस मैंने म्यूट कर दिया था बच्चों, एक्चुअली वो ऑफिस से फोन आया था तो इसलिए मैं म्यूट कर दिया था। अब आ रही होगी, ओपन हो गया है ना। आई वॉइस थोड़ा एक सेकंड, 2-4 सेकंड के लिए म्यूट किया था मैंने। तो इस तरह से सीजीएम 298 बीसी में सीजीएम का देहांत हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बच्चों देखें बिंदुसार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम समय के लिए शासक था, 273 बीसी तक शासन किया था। और बिंदुसार को ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोप्टस कहते हैं या एंड्रोकोप्टस कहते हैं बच्चों, एंड्रोकोप्टस। बड़ा माइनर अंतर है, चंद्रगुप्त बिंदुसार बहुत कम अंतर है। तो ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ग्रीक भाषा में, बिंदुसार को सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोप्टस कहा गया है। इट्स वेरी माइनर डिफरेंस। सेंड्रोकोप्टस
अथवा एंड्रोकोप्टस। वेरी माइनर, बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत बड़ा नहीं। तो ग्रीक भाषा में लेकिन हेलेन का बेटा नहीं था ये, इसकी मदर का नाम दुर्धरा था बच्चों, इसकी मदर का नाम दुर्धरा। ये हेलन से नहीं पैदा हुआ था। हेलन के बेटे का नाम जस्टिन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तभी हेलेन से शादी करने दिया जब चंद्रगुप्त ने यह प्रॉमिस किया कि हेलेन से पैदा होने वाली संतान उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। चंद्रगुप्त ने एक्सेप्ट किया था, इसलिए हेलेन का बेटा चंद्रगुप्त से हेलेन का बेटा जस्टिन था, उसे उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया था चाणक्य ने। बिंदुसार की मम्मी दुर्धरा थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के भोजन में चाणक्य जहर देता था, इसलिए जहर देता था कि जिससे चंद्रगुप्त को कोई धोखे से भोजन में जहर न खिला दे। अर्थात चाणक्य चंद्रगुप्त की बॉडी को इम्यून करना चाहता था। इम्यून तो जानते ही आप, स्ट्रॉन्ग करना चाहता था कि जहर भी उस पर असर न पड़े। यह बात चंद्रगुप्त को पता नहीं थी। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपना भोजन अपनी पत्नी दुर्धरा से शेयर कर लिया। दुर्धरा उस समय प्रेग्नेंट थी। जैसे ही भोजन का एक निवाला खाया, दुर्धरा की तबीयत बिगड़ने लगी। चाणक्य को खबर दिया गया। चाणक्य भाग के आए। चाणक्य ने दुर्धरा का पेट चिड़वाकर बच्चे बिंदुसार को निकाल लिया था। जहर का असर इस बच्चे के सर पर पड़ा था, बिंदु पड़ गया था, स्पॉट पड़ गया था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बाद में बिंदुसार के समय में चाणक्य महामंत्री बिंदुसार के समय में भी था। बिंदुसार के दरबारियों ने बिंदुसार का कान भरने लगे कि अरे तुम्हारी मदर को चाणक्य ने मरवा दिया था। यह नहीं बताया किस वजह से मरवाया। बिंदुसार चाणक्य से रुष्ट हो गया और चाणक्य को दरबार से हटा दिया। बाद में जब पता चली उसका जीवन बचाने के लिए उसकी मदर दुर्धरा का पेट चिड़वाया था, तो चाणक्य को दरबार में बुलाया और उससे क्षमा मांगी और फिर से महामत्य अपॉइंट किया था। चाणक्य का शिष्य राधागुप्त, चाणक्य का चेला राधागुप्त अशोक का महामंत्री था बच्चों। अशोक बिंदुसार का बेटा था। अशोक चंद्रगुप्त का ग्रैंड सन था, बिंदुसार का बेटा था। राधागुप्त अशोक का महामंत्री था। अब थोड़ा सा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार को जानते हैं ये भी कहा गया है अमित्र चेट अथवा अमित्र घात अथवा अमित्र खाद। अगर यह पूछा जाए किसे कहा गया है तो इसी को कहा गया है अमित्र चेट, अमित्र घात अथवा अमित्र खाद। इसका मीनिंग है जिसके कोई शत्रु ना हो, जो अपने शत्रु को हराकर मार दिया हो, जो अपने शत्रु पर घात लगाकर विजय कर लिया हो। तो ये तो ग्रीक भाषा में बिंदुसार को कहा गया है। और ये नाम जो दिया गया है बच्चों, याद रखें, यह नाम जो दिया गया है यह इसके विजय को लेकर दिया गया है। इसका किंगडम चंद्रगुप्त से भी बड़ा था, इसलिए इसको कहा गया अमित्र चेट, अमित्र घात, अमित्र खाद। मतलब जिसके कोई शत्रु ना हो, जो अपने शत्रु को हरा दिया हो, जो अपने शत्रु पर विजय पताका फहराया हो। हालांकि इसका शासनकाल 24 साल तक था, लेकिन आपको बताएं कि कोई खास डेवलपमेंट इसके समय में नहीं था। जो चला आ रहा था चंद्रगुप्त के समय से वही था बच्चों। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान के पंजाब में है, तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? बिंदुसार के बड़े बेटे सुसीम के खिलाफ। जनता ने उसके अत्याचारों के खिलाफ
तक्षशिला में बगावत कर दिया। सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाया। देन बिंदुसार ने अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए इस भयंकर विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ये प्रश्न कई दफा पूछा गया है। इसके समय में कहां पर विद्रोह हुआ? तो तक्षशिला रेबेल, तक्षशिला विद्रोह। तक्षशिला विद्रोह इसके समय में हुआ। बट आपको बताएं, इस विद्रोह को दबाया किसने? अशोक ने सप्रेस किया था। अशोक ने इस विद्रोह को सप्रेस किया था। तक्षशिला में हुए इस विद्रोह को अशोक ने दबाया था। सुसीम के खिलाफ यह विद्रोह था। बड़ा बेटा सुसीम बड़ा ही निर्दयी अत्याचारी था। इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। तक्षशिला यह उत्तरापथ की कैपिटल थी बच्चों। यह उत्तरापथ इसकी राजधानी थी। जनता ने विद्रोह कर दिया था। उत्तरापथ की कैपिटल तक्षशिला थी। सुसीम गवर्नर था, विद्रोह कर दिया। अशोक ने विद्रोह को दबाया। अशोक पहले ये उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन अवंती राष्ट्र की कैपिटल थी। तो अवंती राष्ट्र की कैपिटल उज्जैन का गवर्नर अशोक था। इसको यहां भेजा गया, विद्रोह को दबाया। और उसके बाद अशोक का दो जगह का गवर्नर बनना बिंदुसार के समय में। एक तो तक्षशिला का गवर्नर बन गया, पहले से तक्षशिला के पहले उज्जैन का गवर्नर था। इसलिए अशोक को गद्दी का दावेदार माना जाने लगा। 273 में बिंदुसार के डेथ के बाद अशोक ने 273 में गद्दी पर कब्जा जमा लिया। बिंदुसार के डेथ के बाद अशोक ने 273 बीसी में गद्दी पर अधिकार कर लिया। और सत्ता में आने के बाद अशोक के खिलाफ उसके सौतेले भाइयों ने तलवार उठा लिया। अशोक ने 4 साल के गृह युद्ध में, 4 इयर्स के सिविल वार में अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था। ये सौतेले भाई अशोक के खिलाफ तलवार उठा लिए, गद्दी चाहते थे। अशोक ने इन 99 सौतेले भाइयों के सिर कलम करके पटना में आगम की कुआं है, एक आगम नाम का कुआं, उस कुएं में इनके सिर को डाल दिया। कुएं का पानी लाल हो गया। आज भी पटना में आगम कुएं का पानी लाल है। इस कुएं का था नहीं, कहते हैं समुद्र से लिंक है। तो अशोक बड़ा क्रूर किंग प्रारंभ में, बाद में बड़ा बड़ा पब्लिक वेलफेयर में काम किया था। सो बच्चे आगे देखें आप, यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको अशोक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अशोका प्राचीन काल का महान किंग था। 273 से 232 बीसी तक इसका शासनकाल है बच्चों। 273 से 269 बीसी तक सिविल वार लड़ा था, यानी गृह युद्ध। 4 वर्ष का गृह युद्ध लड़ा था। और इस सिविल वार में 99 सौतेले भाई मारे थे। 99 स्टेप ब्रदर्स की हत्या किया था, क्योंकि गद्दी चाहते थे, लेकिन अपने सगे भाई को नहीं मारा। अशोक का सगा भाई पूछा जाए जिसको नहीं मारा, रियल ब्रदर विगताशोक था। सगा भाई विगताशोक था बच्चों, इसको नहीं मारा। सो रियल ब्रदर विगताशोक था, इसकी हत्या नहीं किया। इसका नाम कहीं कहीं तिस्स दिया होता है, कहीं कहीं विगताशोक को तिस्स कहा गया है।
तो अपने सगे भाई को नहीं मारा, सगे भाई ने अशोक का साथ दिया था। बाकी भाइयों ने तलवार उठा लिया था। अशोक की मदर का नाम सुभद्रांगी था। अशोक और विगताशोक की मदर का नाम, इन दोनों भाइयों की मदर का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, यह अशोक और विगताशोक की मदर का नाम था। तो बच्चों 4 साल के सिविल वॉर में अशोक ने 99 सौतेले भाई मारे, और देन 4 साल के बाद अशोक ने अपना राजतिलक किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि अशोक ने राजतिलक कब किया, तो 269 बीसी में अशोक ने राजतिलक किया था। 4 साल के गृह युद्ध के बाद अशोक ने राजतिलक किया था, और राजतिलक के 8 साल बाद 261 बीसी में अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा था। कलिंग युद्ध। कलिंग आज की डेट में आप जानते हैं यह उड़ीसा में है बच्चों, वर्तमान में कलिंग उड़ीसा में है। तो 4 साल सिविल वार के बाद 261, 4 साल सिविल वार लड़ा, देन राजतिलक किया। राजतिलक के 8 साल बाद कलिंग की लड़ाई लड़ा था। इतिहास में सबसे भयंकर लड़ाई कलिंग की लड़ाई है बच्चों। कलिंग की लड़ाई के लड़ने का रीजन क्या था, वह भी आप सुन ले, याद हो जाएगा। कोई खास कारण नहीं था। कलिंग एक स्टेट था, आज की डेट में उड़ीसा, बिंदुसार के नेतृत्व में था, यानी बिंदुसार के अंडर में था, यानी अशोक के पिता बिंदुसार के अधीनता में कलिंग था। और कलिंग का जो किंग था, नाम उसका नंजराज था। नंदराज नहीं, नंजराज। चेदी वंश का किंग नंजराज। कलिंग की जनता जैन धर्म को मानती थी। अशोक गद्दी पर पकड़ आने के बाद 99 सौतेले भाई मार दिया। कलिंग की जनता नाराज हो गई, क्योंकि कलिंग की जनता जैन धर्म को मानती थी। जैन धर्म में अहिंसा को माना जाता है बच्चों। इस बात से कलिंग की जनता रुष्ट हो गई। अपने किंग नंजराज पे दबाव डाला कि वो अशोक की अधीनता छोड़ दे। नंजराज डर गया कि यदि अशोक की अधीनता छोड़ देगा तो कहीं अशोक उसे मारकर 100 न पूरा कर दे। इस डर से नंजराज अशोक की अधीनता नहीं छोड़ा, डर गया। कलिंग की जनता ने नंजराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नंजराज को ही मार दिया। नंजराज की पुत्री कारुआकी और उसका छोटा भाई भी था एक। नंजराज की डॉटर कारुआकी ने जनता का नेतृत्व संभाला। पिता की हत्या के बाद कलिंग की जनता का नेतृत्व, लीडरशिप ले लिया। इस बात से अशोक बुरा मान गया। अशोक नंजराज की पुत्री कारुआकी से प्रेम करता था। अशोक की प्रेमिका कारुआकी अशोक के खिलाफ हो गई, कलिंग की जनता का साथ देने लगी। इस बात से अशोक बुरा मान गया। कलिंग की लड़ाई लड़ा बच्चों। कलिंग की लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोग बंधक बना लिए गए। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक चिंता में डूब गया। उसी समय उपगुप्त नामक एक बौद्ध विद्वान अशोक के पास आया और अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने घोषणा किया कि वह भविष्य में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अशोका डिक्लेयर्ड कल्चरल कॉन्केस्ट इन प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्केस्ट। अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद डिक्लेयर किया कि वह भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि वह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा कर दिया। भेरी घोष माने लड़ाई, धम्म घोष माने बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कारुआकी से शादी कर लिया। पहले प्रेम किया, कलिंग की लड़ाई लड़ा,
फिर शादी कर लिया। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। शायद ऐसी लड़ाइयों के बाद यह फ्रेज बना हो कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तो बच्चे, कलिंग की लड़ाई अशोक के जीवन को बदल दिया। जहां अशोक इतना क्रूर था, वहीं अशोक का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। कलिंग युद्ध ने अशोक की लाइफ को चेंज कर दिया। और फिर आपको बताएं कि ये बात जरूर याद रखें, उपगुप्ता ये बौद्ध विद्वान थे। उपगुप्त बौद्ध स्कॉलर। बच्चों, उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान ने अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया था। अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। कन्वर्टेड अशोका इन बुद्धिज्म। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक चीज और, भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर बच्चों धम्म घोष की घोषणा किया। भेरी घोष के स्थान पर अर्थात इन प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्केस्ट, अशोका डिक्लेयर्ड cultural conquest. So this is also very important point. युद्ध के स्थान पर धर्म प्रचार की घोषणा किया, बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बनाया। पहला किंग है जिसने इस धर्म को विश्व का धर्म बनाया। अपने पुत्र महेंद्र, एक पुत्र, सभी नहीं, एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उस समय श्रीलंका का किंग तिस था। तिस श्रीलंका का उस समय राजा भी था। महेंद्र संघमित्रा को राजकीय संरक्षण भी दिया। महेंद्र संघमित्रा ने श्रीलंका में सिंहली भाषा में दिव्यावदान, अशोकावदान माला, दीपवंश, महावंश इत्यादि को सिंहली भाषा में कन्वर्ट कराया। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, किस प्राचीन काल के राजा ने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बनाया, तो अशोका, फर्स्ट किंग जिसने बौद्ध धर्म को इंडिया से बाहर भिजवाया। बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया में प्रकाश कहा जाता है। अशोक ने इस धर्म को इंडिया से बाहर फैलवाया। बौद्ध मिशंस भेजा, चाइना, सुमात्रा, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत इत्यादि देशों में बौद्ध मिशंस भेजा था। फर्स्ट किंग, ग्लोबलाइज्ड बुद्धिज्म। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि अशोक पर लोगों का भरोसा नहीं था। 99 सौतेले भाइयों को जिसने मार दिया हो, लाखों लोगों की हत्या जिसने कलिंग युद्ध में कर दिया हो, ऐसे अशोक पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि अशोक बदल भी सकता है। अब अशोक कैसे बताए कि वो बदल गया है, कैसे कहे कि वह बदल गया है? हनुमान जी तो था नहीं, सीना चीरकर दिखा देता। इसके लिए अशोक ने एक नया तरीका एडॉप्ट किया था। आपको बताएं कि उस समय आज की तरह ना तो सोशल मीडिया था, ना तो प्रिंट मीडिया था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, नहीं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता कि अशोक बदल गया है, या न्यूज़पेपर में अपना ऐड करवा देता, या फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड कर देता कि अब मैं हिंसा त्याग चुका हूं। तो इसने, अशोक ने क्या किया बच्चों, कैसे लोगों को बताए? अशोक ने पत्थरों पे लेख लिखवाया और इन लेखों को जगह जगह लगवाया।
ऐसी जगह लगवाया जहां पब्लिक ज्यादा आती थी, और इन जगहों पर आकर के पब्लिक उन लेखों को पढ़े, समझे कि अशोक बदल गया है। इंडिया में अशोक पहला किंग है जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाया, स्टोन एडिक्ट बनवाया, पत्थर के लेख। इससे पहले किसी और राजा ने नहीं। 3 प्रकार के लेख लिखवाए। इन लेखों पर अशोक ने इन लेखों पर अशोक ने अपनी राजकीय घोषणाएं लिखवाया है। रॉयल प्रोक्लामेशंस जानते हैं, राजकीय घोषणाएं। धर्म के लिए, प्रजा के लिए, सीनियर के लिए, जानवरों के लिए अशोक ने अलग अलग लेखों पर घोषणाएं करवाई। अगर ये पूछा जाए कि अशोक पत्थर कहां से मंगवाए, तो अशोक ने पत्थर मिर्जापुर जिले में चुनार से मंगवाया था बच्चों। मिर्जापुर जिला है, चुनार से पत्थर मंगवाए थे। तो आइए देखते हैं, पहला किंग अशोक है जिसने पत्थरों पे लेख लिखवाया, अशोकन एडिक्ट्स, अशोक के लेख। तीन प्रकार के हैं बच्चों। पहला है रॉक एडिक्ट, इसको शिलालेख कहा जाता है। अच्छा, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इनकी संख्या 14 है। हिंदी में इसको विशाल शिलालेख कहा जाता है। बड़ी बड़ी शिलाओं पे लिखवाया है। दूसरा है बच्चों माइनर रॉक एडिक्ट्स, इनकी संख्या 46 या कम ज्यादा हो सकता है, 46 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं। इसको अभिलेख कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख छोटे छोटे पत्थरों पे लिखवाया। बच्चों दूसरे प्रकार का अगर आप देखें तो पिलर इंस्क्रिप्शंस है। इसको स्तंभ लेख कहा जाता है। ये इनकी संख्या 7 है, जिसमें आपको बताएं कि सबसे फेमस सारनाथ किलाट, अशोक किलाट सारनाथ का है, उत्तर प्रदेश, बनारस वाला, जिसपे 4 लॉयन बैक टू बैक खड़े हैं, 24 पोक्स वाली व्हील है, बुद्ध के कुछ सिंबल और हैं, हाथी है, घोड़ा है, हाथी, घोड़ा, लॉयन तो है ही है, सांड भी है। तो ये सारनाथ की लॉट जहां जिसको नेशनल एम्बलेम के रूप में लिया गया है, नेशनल एम्बलेम है बच्चों ये, इसी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। सारनाथ पिलर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अधोमुख कमल का पुष्प है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर 4 लॉयन बैक टू बैक खड़े हैं, 24 पोक्स वाली व्हील है। तो यह अशोक किलाट ऐसे 7 स्तंभ हैं। रमपुरवा में है, रमपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। रमपुरवा में सांड एडिक्ट है, लौरिया नंद में हॉर्स एडिक्ट है, बड़े खूबसूरत हैं, सुंदर सुंदर हैं। रमपुरवा बिहार में बुल एडिक्ट, लौरिया नंदनगढ़ में हॉर्स एडिक्ट। तो ऐसे 7 पिलर हैं और बड़े फेमस हैं। तीसरे प्रकार में अगर आप देखें, थर्ड टाइप का, तो केव इंस्क्रिप्शंस है। केव इंस्क्रिप्शंस अर्थात गुहा लेख। अशोक ने गुफाओं में भी लिखवाया। 3 गुहा लेख हैं, बाराबर की गुहाएं, नागार्जुन कोंडई की गुफाएं, जेतुवन की गुफाएं, बाराबर की गुफाएं,
नागार्जुन कोंडई की गुफाएं, जेतुवन की गुफाएं, ये गुफाएं कुछ अशोक ने बनवाई बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, और इन गुफाओं पे लिखवाया, धार्मिक घोषणाएं लिखवाया। तो अशोक के पत्थर पर लिखे गए 3 प्रकार के लेख हैं, 3 गुफाएं हैं, 7 स्तंभ हैं, रॉक एडिक्ट 14 विशाल हैं और 46 लघु हैं। आपको एक बात और बताते हैं, अशोक के पत्थर के लेख इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में जो अशोक के लेख हैं उस पे ब्रह्मी लिपि में लिखवाया है। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में लिखवाया। अफगानिस्तान अरामाइक और ग्रीक लिपि में है बच्चों। ब्रह्मी लिपि को पढ़ा गया है बस, बाकी नहीं पढ़ पाए। अब देखिए अशोक के लेख 3 लिपियों में हैं। ब्रह्मी लिपि, बच्चों ब्रह्मी लिपि, इसे पढ़ा गया है कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। पहली लिपि है जो पढ़ा गया है, इसी से प्राकृत भाषा आई है। बाकी लिपियां अशोक की पढ़ी नहीं गई हैं। खरोष्ठी लिपि भी अशोक की है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ये पढ़ा नहीं गया, लेकिन ये पाकिस्तान वाले एडिक्ट पर अशोक का है। और बच्चों अरामाइक लिपि भी है, अरामाइक लिपि, इसको भी नहीं पढ़ पाए हैं। यह अफगानिस्तान में लेख पाए गए थे तो उस पर है। तो इस तरह से ब्रह्मी लिपि सबसे पहली लिपि जिसे पढ़ा गया है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस पे क्या चीज लिखाया गया है, अशोक ने राजकीय घोषणाएं लिखवाए हैं बच्चों। अब जैसे अशोक 13वें शिलालेख में, 13वां विशाल शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति आंतरिक संवेदना व्यक्त करता है। पहले शिलालेख पर अशोक अहिंसा के खिलाफ लोगों से अपील करता है। इवन अशोक के रॉयल किचन में 2 डियर 1 पीकॉक मारा जाता था, बैन कर दिया। हिंसा पर बिल्कुल बैन लगा दिया। इन सब की घोषणाएं किया है। आप देखें अशोक प्रारंभ में कितना क्रूर था, लाखों लोगों की हत्या किया। बाद में अशोक ने पब्लिक वेलफेयर में काम किया, इसलिए अशोक महान कहलाता है। अशोक ने सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, 84,000 कहते हैं स्तूप बनवाया। स्तूप उसे कहते हैं जहां बुद्ध की अस्थियों को रखा गया है। 84,000 स्तूप बनवाए। लेकिन इन स्तूपों में सांची का स्तूप अशोक का अभी भी है। सांची स्तूप कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आज की डेट में भी यह सरवाइव कर रहा है। तो 84,000 स्तूप बनवाए, 7,000 सराय बनवाई, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, पब्लिक वेलफेयर में खूब काम किया। अशोक को देवानाम पिया, पियदर्शी राजा भी कहा गया है। ऐसा भी कहा गया बच्चों, देवानाम पिया, देवानाम पिया, पियदर्शी राजा। इंग्लिश में इसको बिलवेड टू गॉड कहा गया है। अशोक को देव प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है। देव प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है। देवानाम पिया, प्रियदर्शी राजा अशोक को कहा गया है। ऐसा किंग जो देवताओं को प्रिय था। अशोक का 13वें लेख पर कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति आंतरिक संवेदना है। लेकिन अशोक के धौली जागोर एडिक्ट पर भी कलिंग युद्ध का जिक्र है। खारवेल का एक हाथी गुम्फा एडिक्ट है बच्चों, उस पर बाद में कलिंग युद्ध का जिक्र किया है। हाथी गुम्फा एडिक्ट, हाथी गुम्फा लेख
चेदी वंश के एक राजा खारवेल ने बनवाया था। उड़ीसा के कलिंग में आज भी है, कलिंग युद्ध का जिक्र उस पर भी है। मास्की एडिक्ट अशोक का कर्नाटका में है, जिस पर अशोक का नाम है, अशोक की एक पत्नी का नाम है, कारुवाकी का नाम है, अशोक के एक बेटे कुणाल का नाम है। अशोक बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करता है, यह बात इसने राजस्थान के भब्रू एडिक्ट पर लिखवाया है। अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान पर भी एक लेख लिखवाया है, रोमिंदेई एडिक्ट। रोमिंदेई बुद्ध का ननिहाल था। रोमिंदेई के पास लुम्बिनी वन में बुद्ध पैदा हुए थे। रोमिंदेई में अशोक ने पत्थर का लेख लिखवा के लगवाया, जिसपे लिखवाया है कि हिद बुद्धे जयते, हिद भगवा जयते, यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए। यहाँ के लोगों से 1/8 यानी 1/8 भाग लगा लिया जाए, बाकी किंगडम में 1/6 भाग लिया जाता था, रोमिंदेई में 1/8 भाग लगा लिया जाता था। सो अशोक के डेथ के बाद इस वंश का पतन स्टार्ट हो गया। अशोक 232 में नेचुरल डेथ था। अशोक का महामंत्री पूछें तो राधा गुप्त लगाइएगा। अशोक का महामंत्री बच्चों राधा गुप्त था। चाणक्य का शिष्य था राधा गुप्त। चाणक्य का शिष्य, चाणक्य का शिष्य यही अशोक का महामंत्री था बच्चों। महामंत्री या महामत्य ऑफ अशोका। तो अशोक के डेथ के बाद उसका किंगडम बिखर गया। दक्षिण भारत में कुणाल शासन करने लगा, उत्तर भारत में संप्रति ने शासन चलाया। दक्षिण भारत अशोक के डेथ के बाद निकल गया, उत्तर भारत संप्रति ने शासन चलाया। संप्रति का बेटा दशरथ मौर्य गद्दी पर आया। दशरथ मौर्य को भी प्रियदर्शी कहा गया है। दशरथ मौर्य अशोक का ग्रैंड सन था। दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म से निकला था बच्चों, जिसकी स्थापना मुक्खलीपुत्त गोसाल ने किया था। मुक्खलीपुत्त गोसाल ने आजीवक संप्रदाय बनाया था। दशरथ मौर्य आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के लोग अपने हाथ में मोर पंख लेके चलते हैं, मयूर पंख लेके चलते हैं। तो बच्चों इस तरह से बेहद इंपॉर्टेंट है ये। दशरथ मौर्य को भी देवानाम पिया पियदसी राजा कहा गया। तो दशरथ मौर्य के डेथ के बाद छोटे छोटे तमाम नाम मात्र के किंग आए। अंतिम मौर्य किंग अगर आपसे पूछा जाए ना, लास्ट मौर्यन किंग, तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ यह लास्ट मौर्यन किंग था। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था। इसका सेनापति पुष्यमित्र सुंग, सेनापति बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र सुंग था। सो बच्चों पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ का सेनापति था। अपने मालिक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में किया था। 73 बीसी तक सुंग वंश का शासन रहा था, लेकिन पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण जाति का था। तो बच्चों अंतिम मौर्य किंग की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव डाली। और पुष्यमित्र सुंग का मुख्य पुजारी महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने पुष्यमित्र सुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 हॉर्स सैक्रिफाइसेस। प्राचीन काल का पहला किंग है ये पुष्यमित्र सुंग, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इस यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने कराया था। महर्षि पतंजलि ने इस यज्ञ को कराया और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के मुख्य पुजारी थे, व्याकरणाचार्य थे। योग सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, पतंजलि ने योग सिद्धांत दिया था।
पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र था, जिसके बारे में कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक एक प्ले लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। अंतिम सुंग राजा देवभूति मित्र था, जिसे मारकर उसका सेनापति वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की नींव डाला। 73 बीसी में कण्व डायनेस्टी आई। कण्व डायनेस्टी 33 बीसी तक शासन किया था, लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद सुंग कण्व वंश नाम मात्र के शासक थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से सेकेंड सेंचुरी बीसी से भारत पर विदेशों के आक्रमण होने लगे। पहला विदेशी आक्रमणकारी साइरस द ग्रेट ईरान से आया था। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कुरुश महान था। पहला साइरस द ग्रेट था, यानी उसी को कुरुश महान कहते थे। दूसरा डेरियस फर्स्ट था बच्चों, 516 बीसी में डेरियस फर्स्ट, वह भी भारत पर अटैक किया था। दारा प्रथम साइरस द ग्रेट यानी कुरुश महान का ग्रैंडसन डेरियस फर्स्ट था। लेकिन उसके बाद जानते हैं अलेक्जेंडर आया था 327-26 बीसी में। सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। सिकंदर महान इंडिया में 19 महीने रहा था, वापस चला गया था। पोरस से झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ा था। सिकंदर ब्यास नदी क्रॉस नहीं किया था। ब्यास के उस तरफ धनानंद का किंगडम था। यह सोचकर नहीं क्रॉस किया कि छोटा सा किंगडम पोरस को इतना टफ फाइट किया तो धनानंद तो विशाल किंगडम का मालिक है, उससे पाना मुश्किल है। तो बच्चों इस तरह से कुषाण शासक, इसके बाद इंडो ग्रीक आए, शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, पार्थियन, पहलव, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए, भारत में बस गए, यहीं के हो गए, वापस नहीं गए और यहीं के धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो यह सेशन इतना ही है। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी और सारी बातें आपको बताएंगे। आई थिंक आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ मिल जाएगा, रोशनी बेटे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि कमेंट में कोई फायदा होगा नहीं आपको। हम कमेंट देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कमेंट देख ले रहा हूं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ऐसा है क्या बच्चों? आवाज स्लो थी क्या? आवाज स्लो तो नहीं आ रही है बच्चों, क्या आवाज मेरी स्लो आ रही थी क्या? एक बार बता दो राहुल, आवाज स्लो थी क्या? ठीक था? कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज स्लो आ रही थी। एक बच्चा लिखा सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है। सर कहीं कहीं 269 भी बताया तो यार। 273 में अशोक ने 273 बीसी में, अशोक ने 273 बीसी में गद्दी पर कब्जा कर लिया। 4 साल का सिविल वार लड़ा। 4 साल के सिविल वार में 99 सौतेले भाइयों को हराया। तो 4 साल का जो सिविल वार है ना बच्चे, वो बातें देखो। अजय कुमार हंस रहे हैं। अजय कुमार क्यों हंस रहे हो बताओ? व्हाट कैन एल विद यू? अब देखिए दूसरे अजय कुमार हैं, मास्क लगा के हंस रहे। बताओ बच्चे, घर में मास्क लगाने की आवश्यकता है? अकेले बैठकर भी मास्क लगाए हुए हो है? अकेले तो मास्क उतार दो। तो आवाज तो स्लो नहीं थी ना, ठीक था? सेशन तो ठीक था ना? घर में भी कोरोना है क्या किसी के? हैं? हाँ बच्ची क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ घर में कोरोना है क्या भाई? अजय कुमार ये बगल में है एक और, उनके घर में कोरोना है क्या? नहीं? तब क्यों लगाए हो अकेले में? हम भी मास्क लगा लेते हैं। नहीं, पूरा चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, है ना? हाँ यही लग रहा है। देखिए मनु चौधरी पूरा चेहरा दिखा रही है। हाँ पूरा चेहरा मत दिखाई। चलिए ठीक भाई, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू।